ठा ठा है डाकू, डाकू, कुत्ता, कुत्ता, चरसी भंगी, चरसी भंगी। ओह माय गॉड। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपके माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल सॉन्ग्स की। इसके अलावा मुझे आप बताइएगा, हमारे नाजरीन को बल्कि बताइएगा कि आप बेसिकली सिंगिंग के साथ साथ काम क्या करते हैं या आपकी एजुकेशन क्या है? अभी तो मैं सिंगिंग ही करता हूँ, यही मेरा काम है। और एजुकेशन मैंने मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी किया था और उसमें मैंने पूरा पंजाब टॉप किया था। अच्छा, नहीं तो ये फिलॉसफी और ये सिंगिंग क्या जोड़ क्या आपस में इनका? देखिए, आर्ट जो है वो उसमें भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है फ़िलासफ़ी ऑफ आर्ट्स, तो जिसमें हम आर्ट एप्रिसिएशन पढ़ते हैं और आर्ट की जो बेसिक के कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो क्यों लगती है, कोई गाना हमें अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कोई पेंटिंग हमें अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है। तो बेसिकली फ़िलासफ़ी तो क्यों का जवाब देती है और जितने भी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके उनका जवाब ढूंढती है फ़िलासफ़ी। तो वही चीज़ आर्ट में भी हमें चाहिए होती है, तो इसलिए काफ़ी लिंक है इनका आपस में। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कब आपको अपनी आवाज़ पे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि आपने कहा कि मैं इसको एज अ करियर ही परसू करूँ? अब मेरे ख्याल में ये जो लोग गाने वाले होते हैं या जो एक्टर होते हैं, अब मीडिया में आने वाले जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, तो बचपन में ही, क्योंकि मैंने वो एक कोटेशन पढ़ी थी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो आप आंखें बंद करें और आप ये सोचें कि जब आप मैट्रिक में थे या जब आप स्कूल में थे तो आपके क्लास फेलोज आपको किस नाम से याद करते थे या किस नाम से पुकारते थे या किस वजह से आपको वो उन्होंने एक नाम रखा होता है ना स्कूल में। कुछ बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गाने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ वैसे बड़े तेज होते हैं। तो जिस वजह से आप अपने स्कूल में मशहूर थे वही आपका टैलेंट था। तो अब आप ये सोच लें कि आप किस वजह से अपने अपने स्कूल में मशहूर थे, तो वही टैलेंट होता है आपका। तो मैं बचपन से ही मतलब KG 1 2 में ही मुझे असेंबली में वो रेसिटेशन भी मैंने करनी और नात भी मैंने पढ़नी, फिर वो जो एक मिली नगमा वगैरह और वो सब कुछ तो वो बचपन से ही पता चल जाता है कि हाँ। और फिर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लोग आपको सुनते हैं आके, तो आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं अच्छा मेरी आवाज़ इस काबिल है कि लोग इसको बर्दाश्त कर सकें। पैशन की तो बात होगी, अब मुझे बताएं लव लाइफ के बारे में। अपने फैंस को ये भी तो बताएं ना, शादी का क्या इरादा है, कोई गर्लफ्रेंड है नहीं है, ये भी तो बताएं ना। देखें, ये मैं ये कहूँगा कि ये हर बंदा इसमें मास्टर है इसमें किसी को, क्योंकि देखें लव गुरु तो मैं हूँ नहीं कि लोगों को कोई ऐसा मशवरा दूँ कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा और ब्रेकअप हो जाए। हाँ, ब्रेकअप हो जाए। इसमें तो हर बंदा खुद ही मास्टर है, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस होता है इसमें। ये पर्सन टू पर्सन जो रिलेशन होते हैं, ये तो एक मजदूर की भी अपनी कहानी चल रही होती है और एक मिनिस्टर की भी अपनी कहानी चल रही होती है। और फिर ये पर्सनल लाइफ है, मुझे लगता है ये पर्सनल ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब किसी बंदे की पर्सनल लाइफ आती है ना मीडिया पे तो वो बहुत जलील होता है बेचारा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपकी कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी बात पब्लिक हो गई हो जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ा हो हैवी? नहीं, अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं है। बहुत पक्के हैं आप पेट के। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका मुझे कोई मैंने बात की और बाद में मैं पछताया हूँ। अब मतलब आप इतने फेमस हो, लड़कियों में तो कुछ ज्यादा ही मकबूलियत होगी ना, तो कभी ऐसा कोई इनडायरेक्ट किस्म का प्रपोजल आया है? लड़कियां या वो बहुत सारे लोग अजीब व गरीब मैसेज करते रहते हैं डेली। पहले तो मैं यकीन ही नहीं करता उन मैसेजेस पे, क्योंकि देखें वो मुझे लगता है कि कंडीशन होती है हर बंदे की, पता नहीं वो अगला बंदा किस कंडीशन में बैठा हो और क्यों आपको मैसेज करी जा रहा है। लोगों के बड़े मेंटल इश्यूज होते हैं, तो मैं उसको बोदर ही नहीं करता, ना खुश होता हूँ पढ़ के। मतलब ऐसे ऐसे अब इंडिया के इतने फैंस हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है उस पर भी जो 80% ऑडियंस है वो इंडिया की। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान की 20% भी नहीं है, कभी 17% हो जाती है, कभी 13% हो जाती है। तो मुझे ज़्यादातर फैंस कॉल करते हैं इंडिया से, फीमेल्स भी। अब वो इतनी पागल हैं कि वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल्स करती हैं। अच्छा। अब मैं कहता हूँ यार इनको मैं क्या कहूँ, मतलब वीडियो कॉल, आपसे सलाम दुआई नहीं है मेरी, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे वीडियो कॉल करी जा रहे हो। सही। तो
ये है फिर, लेकिन मैं उस तरह से रूड नहीं होता। मैं उनको लिख देता हूँ मैं बिज़ी हूँ, या मैं मतलब बात नहीं करता, ऐसा कुछ प्लान करता हूँ कि उनको फील भी ना हो और मेरी बात भी ना हो उनसे। और वो इंतजार में लंबे रहती है। हाँ वो रहें, फिर वो तो डेली होता है। लेकिन ये है कि मैं जब रिप्लाई करता हूँ अक्सर लोगों को मैं कर देता हूँ, तो वो फिर स्टेटस लगाते हैं इंस्टाग्राम पे कि इन्होंने रिप्लाई किया मुझे और ये इन्होंने हमें रिप्लाई किया, ये वो, माय गॉड, ओह माय गॉड, मेड माय डे, और ये वो सारा। हाँ, तो पाकिस्तान से मुझे उस तरह का रिस्पांस नहीं आता जिस तरह का इंडिया से आता तो आपका कोई गाना आने वाला है, कोई नई एल्बम रिलीज होने वाली हो? है। जी, मेरी एक नई एल्बम रिलीज होने वाली है, और वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में उस तरह का एल्बम किसी ने भी नहीं किया। जैसे मैंने फंक फोक किया, तो मैंने अपने ही बेडरूम के अंदर एक पूरा सीजन लॉन्च किया, जो कि इतना वायरल हुआ कि शायद कोक स्टूडियो के इस सीज़न का कोई गाना उतना वायरल नहीं हुआ जितने मेरे गाने वायरल हुए हैं। मुल्तान, मोटरवे, वो टिकटॉक पे भी ट्रेंडिंग में रहे, और इवन ट्विटर पे ट्रेंडिंग में रहे। और जब भी कोई किसी पार्टी का जलसा होता है मुल्तान में, तो वो वही गाना लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल पूछूंगी, ये मुल्तान ही क्यों? लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट क्यों नहीं, मुल्तान ही क्यों? वो तब इसलिए था कि हर शहर पे गाने बन रहे थे, लेकिन मुल्तान को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा अच्छा। था। हाँ, तो हमने कहा मुल्तान के लिए गाना बनाए। अब जिसको कोई लिफ्ट ना करा रहा उसको आप लिफ्ट कराएं, तो फिर वो जो एप्रिसिएशन वहाँ से आती है। तो फिर मुल्तान वालों ने उसको बहुत ऑन किया उस गाने को। खबरें मिलती हैं कि डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के पास बैठ के कहते हैं यार इस तरह गाना बना दो, जैसे मोटरवे था, जैसे मुल्तान मोटरवे। था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गाना तो मैं लिखता भी खुद हूँ, अच्छा ही। हाँ, कंपोज भी खुद करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने वो गाने खुद लिखे, खुद कंपोज किए, और लोगों को इतने पसंद आए। तो इसी तरह का एक एल्बम और आ रहा है मेरा, उसमें 5 सॉन्ग्स हैं और सारे ही डिफरेंट हैं। और ये रिलीज कब होगा? ये रिलीज़ होगा, अभी ऑडियो उसके कंप्लीट हो रहे हैं, और आफ्टर ईद ये रिलीज़ होगा। वो फिर जो बेस्ट टाइमिंग मुझे लगेगी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं उसको रिलीज़ करूँगा। कभी ऐसा तो नहीं और लोगों की शक्लों में सितार, पियानो, गिटार इस तरह से दिख रहा हो आपको? नहीं, इतना नहीं, वो तो फिर क्रेजी इतना क्रेजी नहीं हूँ मैं। लोगों की शक्लें मुझे वैसी ही नज़र आती हैं जैसी नज़र आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि अपनी चीज़ों में गुम रहता हूँ मैं, अपने काम। मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि कभी किसी दोस्त की कॉल आई हो तो आपने बात करने के बजाय उसे गाने सुना दिया हो? हाँ, ये तो मेरी एक आदत थी। जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, वो जब भी मुझे कॉल करते हैं तो मैं गाना सुनाता हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार बेचारे पता नहीं किस परेशानी में होंगे, किस टेंशन में होंगे। तो जब वो मुझे कॉल करते हैं तो उनको भी उम्मीद होती है कि आगे से गाना सुनाएगा, तो वो मैं खुद ही सुना देता हूँ। मतलब उनकी कॉलर ट्यून आप ही बने हुए? हाँ, कॉलर ट्यून। एक तो मैंने अपनी कॉलर ट्यून पे अपना ही गाना लगाया हुआ है, तो पहले अच्छा। वो कॉल करते ही मेरी आवाज़ सुन लेते हैं, फिर लाइव भी सुन लेते हैं। ईद के बाद आपका एल्बम रिलीज होने, क्या नाम है उस एल्बम का? एल्बम का नाम तो बड़ा क्रिएटिव सा है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो तभी आए जब मैं पहला पोस्टर उसका अपलोड करूँ। लेकिन उसमें जो सॉन्ग्स हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। जरूर। वैसे मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। उसका जो पहला सॉन्ग है उसका नाम है ठा। ठा? हाँ, ठा। गोली वाली ठा? हाँ, गोली वाली ठा। गोली वाली ठा बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे है। सही। अच्छा, जो सेकंड सॉन्ग है उसका नाम है डाकू। डाकू? डाकू। वाह। और जो थर्ड सॉन्ग है उसका नाम है कुत्ता। कुत्ता? यस। मतलब किसी ने गाना सुना कोई किसी को कह भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और जो फोर्थ सॉन्ग है उसका नाम है चरसी भंगी। चरसी भंगी, ये तो हम आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो इस तरह के सॉन्ग्स हैं बेसिकली। वो उसमें कुछ पॉलिटिकल थॉट्स हैं और कुछ हमारी सिस्टम और सोसाइटी के ऊपर एक उस तरह के लिरिक्स हैं उसके, बड़े कैची से। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने एल्बम के थ्रू पाकिस्तान के पूरे हालात बयान करूं। हाँ, सुरीले अंदाज में, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इतना फेम मिला है माशाल्लाह, तो क्रिटिसिज्म भी रज के मिला होगा, चाहे फैमिली फ्रेंड से या फिर बाहर के लोगों से, आवाम से। तो फिर उसको कैसे डील करते, कैसे फेस करते उसको? अब मुझे लगता है मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि क्योंकि मैं एक प्रोसेस के थ्रू आया हूँ और मेहनत करके आया हूँ, तो मुझे उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया गया। अच्छा। जिस तरह इवन हमारे बड़े बड़े सिंगर्स, इवन आतिफ असलम या शाहरुख खान, ये लोग जब इंडस्ट्री में आए थे तो लोगों ने तबाही मचा दी थी। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कमेंट पढ़ के ऐसा हुआ कि मैंने कहा ओ माय गॉड, ये इसने क्या लिख दिया मेरे बारे में, इतना नेगेटिव। तो आप ये देखें कि मेरे गाने जो हैं, अब रुसिया ना कर, 200 मिलियन क्रॉस कर गया होगा, लेकिन डेली कोई ऐसा कमेंट पढ़ता हूँ मैं कि वो और मोटिवेट हो जाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कोई नेगेटिव 20,000 और पता नहीं 40,000 50,000 कमेंट्स मैंने पढ़े हैं गाने पे, तो उसमें होता है ना कि कुछ तो नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव भी आया तो वो इस तरह का आया कि जिसमें फील हो गया कि अच्छा यार ये एवं ही कर रहा है बात,
अच्छा, अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूं हमारे नाजरीन के लिए, आप रुसिया ना कर, अगर 2 बोल आप सुना दें तो। जी जी सुना देंगे, क्यों नहीं। एवें रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जान सजना। एवें रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उत्ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जान सजना। बहुत जबरदस्त, बहुत, क्या आवाज में जादू है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, सिंगिंग तो आपका पैशन है, जुनून है, तो इसके अलावा हॉबीज क्या हैं आपकी? इसके अलावा हॉबीज़ आजकल यही है कि बस उठता हूँ, किसी नए गाने के बारे में सोचता हूँ और कुछ नए नए आइडियाज़ बनाता हूँ, फिर पहले ऑडियो कंप्लीट करता हूँ, फिर उसका स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, फिर वीडियो कंप्लीट करता हूँ, फिर रिलीजिंग पे लग जाता हूँ कि अब इसको कैसे वायरल करना है मार्केट के अंदर। तो यही हॉबीज़ हैं। 24 आवर्स मैं सिर्फ सिंगिंग के बारे में सोचता हूँ, अपने काम के बारे में सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टाइम था कि जब मैं सोचता था कि यार कोई ऐसा टाइम भी आएगा कि जब मैं सिर्फ सिंगिंग के बारे में, मतलब जो आपका पैशन होता है अगर आपको वो मिल जाए तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है कि आप 24 आवर्स उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो फिर मैं उसी में ही पूरा दिन पूरी रात, ख्वाब भी वैसे ही आते हैं। अच्छा। हाँ बस ये, तो इसके अलावा कोई हॉबी नहीं। इतने मिलियन व्यूज आए आपकी वीडियोस पे, आपने सॉन्ग्स इतने लोगों ने पसंद किए, तो क्या फील होता है कि इतने मतलब पॉपुलैरिटी जिसका कभी शायद आपने सोचा भी ना हो? हाँ, रुसिया ना कर का जो रिस्पांस आया उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगता है कि 2020 और 21 में शायद ही कोई गाना इतना वायरल हुआ हो। कैसी बात कर रहा हूँ मैं, जितना गाना हमारा वायरल हुआ। उसकी वजह ये है कि ये टिकटॉक पे पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग में रहा और इंडिया में भी एक दिन के अंदर 1.2 मिलियन टिकटॉक वीडियोस बनी थी इंडिया में। वाह। 13 अप्रैल का दिन था वो, लास्ट ईयर, बल्कि ये भी अप्रैल चल रहा है। अप्रैल, हाँ साल हो गया। तो साल हो गया। तो लास्ट ईयर इन दिनों में मैं घर पे था और मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा इंडिया से, तो मैं हैरान रह गया। एक दिन के अंदर इतनी सारी वीडियोस, तब टिकटॉक बैन नहीं था इंडिया में। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में हम ताहिर से 2 बोल सुन लेते हैं किसी इनके मनपसंद गाने की। ओके जी, मुल्तान आपने कहा था पहले, तो मुल्तान ही सुनाते हैं आप। मरी ना सवात ना कागान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो।